नमस्कार दोस्तों, मैं के मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल IAS विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा सवाल जो काफ़ी बार बच्चे पूछते रहते हैं, विद्यार्थी पूछते हैं अलग अलग स्टेटस में कमेंट्स करके या क्लास के अंदर पूछते हैं कि जिस तरीके से इंडिया एक उभरती हुई पावर के रूप में नज़र आ रहा है, लेकिन चाइना के अंदर देख रहा है हांगकांग पर किस तरीके से कब्जा किया जा रहा है, डेमोक्रेसी को खराब किया जा रहा है, तो भारत क्यों एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों सवाल पूछे जाते हैं। एक बार एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि भाई एशियन कंट्रीज जो हैं जहां पे चाइना खुद भी एक हिस्सा है, वहां पर वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। ऐसे ही जब बोला जाता है कि एक तरफ ताकतवर देश एक्शन ले रहा है, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो ये कंट्रीज को एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो उन सभी कंट्रीज के एक्शन ना लेने के रीजंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जबकि कई बच्चे ये यहां तक कहते थे कि सर चाइना जो है पाकिस्तान की सपोर्ट में कश्मीर के बारे में क्या क्या नहीं कहता है, तो आप ऐसे में यहां पर ये भारत क्यों नहीं एक्शन ले रहा, भारत क्यों नहीं बोल रहा। तो फॉरेन पॉलिसी से इंटरनेशनल ऐसे कौन से रिलेशंस हैं जिसके आधार पर भारत चुप्पी साधे हुए है, तो उससे संबंधित आज फाइनली सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक वीडियो दिया जा रहा है आपके सामने, जिसके अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इंडिया के साथ साथ एशियन कंट्रीज जो है, आसियान कंट्रीज जो हैं, वो क्यों नहीं बोलते हैं चाइना के अगेंस्ट। ये कोई पावर प्ले का रोल नहीं है, कोई ताकत का रोल नहीं है, लेकिन फिर भी कई बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन ये आता है कि कहीं चाइना इतना ज्यादा ताकतवर तो नहीं है कि भारत से कि भारत बोला और युद्ध की परिस्थिति में हार मान गया, ऐसा भी नहीं है। लेकिन उन सभी सवालों के जवाब यदि चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारे सवाल मिल जाएंगे। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, हमारा YouTube चैनल है IAS विद हरि मोहन, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की सभी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और जितने भी विद्यार्थियों के सवाल जनरेट होते हैं, हम उन सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर देंगे समय समय पर। अब आप यदि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम की यदि तैयारी कर रहे हैं तो गिवन कॉन्टैक्ट नंबर्स पर कॉल करके आप पेन ड्राइव सिलेबस ले सकते हैं, घर बैठकर आरामदायक तरीके से तैयारी कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन। यदि इसके अलावा कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी है तो आपके पास ये चैनल्स हैं, आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, कॉल कीजिए, हम आपके लिए मदद के लिए तैयार हैं। यदि आप डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो यहाँ पर 6 दिन की फ्री डेमो क्लास मिलती है। यहाँ पर जूम ऐप पर आप यहाँ पर कॉल करके आईडी और पासवर्ड ले सकते हैं। दोस्तों, ये नंबर्स पर कॉल करके आप आईडी पासवर्ड की डिमांड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ ही दिन पहले मैंने यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले इस बैकग्राउंड को जानते हैं, किस बात पर, किस मुद्दे पर भारत को या एशियन कंट्रीज को बोलना है या चुप रहना है। तो सबसे पहली चीज, कुछ ही दिन पहले, लगभग 5 से 7 दिन पहले, 8 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था नए सिक्योरिटी लॉज के बारे में। हालांकि इससे संबंधित मैं लगभग 3 से 4 वीडियोस बना चुका हूं अलग अलग मुद्दों की, आप पहले उनको देख लीजिए, आपका बैकग्राउंड पूरा का पूरा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब पॉइंट आता है कि हांगकांग के अंदर नया सिक्योरिटी लॉ बनाया गया है चाइना के द्वारा, जिसके अंदर सारी के सारे मूवमेंट्स पर अब चाइना का कंट्रोल होगा। इंक्लूड यहां पर नया एक कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान के अनुसार, नए बिल के अनुसार नेशनल एक एंथम का भी बिल क्रिएट कर दिया गया है कि यदि हांगकांग के लोग चीन के नेशनल एंथम को स्वीकार नहीं करेंगे तो उन्हें पनिश किया जाएगा, सजा भी हो सकती है और सजा की जगह पेनल्टी यानी मोटा रुपया पैसा देना पड़ सकता है। इस पर मैंने प्रॉपर जानकारी दी थी कि क्लियर बोला गया है कि अगर किसी भी प्रकार से सिक्योरिटी लॉज को नहीं माना गया तो ये उसका चाइना का विरोध होगा, जिसके खिलाफ वहां की आर्मी सख्त कदम लेगी। प्लस क्लियरली वहां के लोगों के विरोध को, विद्रोह को दबाने के लिए सरकार ने यहां पर यह भी कह दिया है कि कोई भी एक्ट या एक्टिविटी जो कि प्रोटेस्ट के लिए उठ रही होगी और चाइना की सिक्योरिटी, सेपरेटिज्म, सबवर्जन या फिर किसी भी चीज के लिए चाइना के अंदर टेररिज्म क्रिएट करने की कोशिश की जा रही होगी, तो उसे पूरी तरीके से दबाया जाएगा, उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। ये डायरेक्टली एक तरीके से हांगकांग के लोगों को धमकी दी गई थी। और हांगकांग के अलावा जैसे ही किलर ब्लो के नाम से यूएस गवर्नमेंट ने इसे बोला, यूएस गवर्नमेंट ने इसमें बीच में इंटरफेयर करने की कोशिश करी, तो उनको भी क्लियरली बोल दिया गया कि अगर इस तरीके से इंटरफेरेंस किया जाएगा चाइना के इंटरनल मैटर्स में तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी बीच के अंदर यहां पर
क्लाउडी मो नाम की एक लेडी हैं जो कि प्रो डेमोक्रेटिक हैं पूरी की पूरी। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली कि ये एक तरीके से अंत है हांगकांग का। हांगकांग की जो डेमोक्रेसी का जो नियम चलना था वो 2047 तक चलना था दोस्तों, 2047 तक चलना था अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑटोनॉमस बॉडी जो कि अलॉट की गई थी। लेकिन अब ये एक बहुत बुरी तरीके से समाप्त होता है, एक सैड चैप्टर की तरह, क्योंकि सारी की सारी एक्ट और एक्टिविटीज जो है प्रोस्क्राइब कर दी गई हैं, बैन कर दी गई हैं और नया रूल थोप दिया गया है। और किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड रैली को एक्सेप्ट करना एक तरीके से देश का विरोध करना है, ऐसा चाइना का कहना है। अब आ जाती हैं फाइव आइज कंट्रीज या वो कंट्रीज जो इस समय G7 के पार्ट है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर कनाडा, यूएस, यूके, इन तीनों या चारों कंट्रीज ने खुलकर चाइना का बहिष्कार किया है। इंपोज किए गए नए नियमों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोला है, बिल्कुल खुलकर इसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इंक्लूड अमेरिका ने तो यहां तक, यूएस कंट्रीज ने यहां तक कोशिश की है कि सपोर्ट की जाए हांगकांग को प्रोटेस्ट करने में, ताकि ऐसा कुछ भी ना हो सके, नया नियम ना लागू हो सके। इस बीच में यूएस ने सेपरेटली एक सिंपल लाइन कही है, एक्सटेंड कर दिया जाएंगे वीजा राइट, जिसके आधार पर 3 लाख हांगकांग ब्रिटिश नेशनल पासपोर्ट होल्डर्स को एक तरीके से सपोर्ट दिया जाएगा अगर चाइना अपने नियम को वापस नहीं लेता है। तो चाइना से ताइवान अलग हुआ था 1950s के आसपास, 1949 में झगड़ा हुआ और एक तरीके से आजादी मिलने के बाद दो देश अलग हो गए। तो ताइवान, जिस पर अभी कुछ ही समय पहले साउथ चाइना सी पर प्रॉब्लम चल रहा था ताइवान के साथ, अब वो भी इस पर खुलकर बोल रहा है कि हांगकांग के रेजिडेंट्स को पूरी सपोर्ट दी जाएगी। कहता हम शांत नहीं बैठ सकते जबकि हांगकांग की फ्रीडम को, डेमोक्रेसी को किस तरीके से ह्यूमन राइट्स के नाम पर दबाया जा रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा ताइवान का कहना है। अब वेडनेसडे को यूएस के सेक्रेटरी माइक पॉम्पे ने भी क्लियर वर्ड्स के अंदर बोल दिया कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते मेनलैंड चाइना की तरफ, और इसको स्पेशल ट्रेड स्टेटस देना मुश्किल है। यानी कि एक तरीके से चाइना जो हांगकांग पर कब्जा कर रहा है, दूसरी तरफ सभी देश आर्थिक बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल आ जाता है अलग से, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अनरीजनेबल, शेमलेस एक्सेप्टेबल नहीं है, कोई भी ऐसा काम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के लिए क्लियर बोला जाता है चाइना के द्वारा कि वो बुलिंग करता है, पावर का इस्तेमाल करके चाइना के इंटरनल मुद्दों पे हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, जो एक्सेप्टेबल नहीं है। ऑलरेडी चाइना पूरे वर्ल्ड में बदनाम हो चुका है और एक और बदनाम नाम जुड़ने जा रहा है चाइना के साथ, किंग जॉन का। किंग जॉन जो कि नॉर्थ कोरिया के इस समय डिक्टेटर हैं, क्लियर वर्ड कहते हैं कि चाइना ने जो एक्शन लिए हैं ये एग्जैक्ट हैं, लेजिटिमेट हैं। चाइना को पूरा अधिकार है अपने स्टेट की सिक्योरिटी को ध्यान में रखने के लिए नए नियमों को लागू कर देना। बताना चाहूंगा कि चाइना और नॉर्थ कोरिया शुरू से ही एक लंबे अरसे से एक दूसरे की सपोर्ट करते आ रहे हैं, और अब तो पहले रशिया ने, अब नॉर्थ कोरिया ने खुलकर इसका सपोर्ट कर दिया है। अब आ जाते हैं दो सवाल, उन दोनों सवालों को ध्यान से सुन लीजिएगा। सबसे पहला सवाल आता है कि एशियान कंट्रीज क्यों नहीं बोल रहे हैं, दूसरा इंडिया क्यों प्रेशर नहीं बना रहा है बीजिंग के द्वारा लागू किए गए हांगकांग बिल पर। तो एक एक करके बातें निपटाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आसियान कंट्रीज की। जितने भी आसियान कंट्रीज हैं पहले उनको जान लीजिए। ये हमारे पास आसियान मेंबर्स हैं, जिसमें म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ऐसे ही दरुसलाम, फिलिस्तीन, ये वो कंट्रीज हैं जिनका असलियत के अंदर चाइना के सामने कोई अस्तित्व नहीं है। इनका ज्यादातर व्यापार जो होता है ये चाइना की सपोर्ट से होता है। चाइना के टूरिज्म से बहुत इनको सपोर्ट मिलता है, व्यापार, ट्रेड, और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो चाइना इन्हें प्रोवाइड करता है। अगर ये प्रेजेंटली किसी भी तरीके से ये चाइना के किसी भी मुद्दे में इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं और चाइना इन पर अगर कोई बैन लगा देता है, तो ये कंट्रीज आगे अपने आप को सर्वाइवल की परिस्थिति में नहीं ला पाएंगे और इनकी इकोनॉमी जो है वो किसी भी परिस्थिति में रिकवर नहीं हो पाएगी, जो कि कोरोना वायरस की वजह से इस समय डूब चुकी है। इसी बात पर जोसेफ लियो चिन योंग एक एक्सपर्ट है एशियन पैसिफिक जो जियोपॉलिटिक्स के हैं, सिंगापुर के NTU यानी कि नैन्यांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के बंदे हैं। इन्होंने कहा एशियन इज नॉट लाइकली टू फॉलो वॉशिंगटन टेम्पलेट फॉर रिस्पॉन्डिंग टू द डेवलपमेंट इन हांगकांग।
एशियान इस परिस्थिति में नहीं है कि वॉशिंगटन के द्वारा बनाए गए किसी भी टेम्पलेट को डेवलप करके आगे फॉलो कर सके। इसी बीच में एक दैलान लो नाम के पर्सन है, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, ये भी एनटीयू यानी वही नैन्यांग टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मेंबर हैं। इन्होंने कहा नन ऑफ द कंट्रीज इन द 10 मेंबर्स आसियान ब्लॉक had economic and political wherewithal nor the desire to irritate China over the Hong Kong issue। इन्होंने क्या सर्वे किया, इन्होंने चेक किया कि इनमें किसी में भी इतना दम नहीं है कि ये जाकर अपोज कर सके। सेम उन्होंने दोबारा से एक लाइन बोली कि अगर वो किसी भी प्रकार से कोई स्टेटमेंट बोलते हैं तो चाइना का खौफ उनके सामने इतना ज्यादा है कि फिर उन्हें मजबूरी के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स की सपोर्ट लेनी पड़ेगी अपने आप को बचाने के लिए। इसी बीच में इनमें टॉपमोस्ट में एशियन कंट्री वुड बी हाउ टू नेविगेट। इन्होंने बिल्कुल स्लाइट मोड में कहा कि आपको अपनी यूएस और चाइना के डिस्प्यूट्स को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कदम नहीं उठाया है, ना ही ये उठा पाएंगे, क्योंकि इनके खुद के सिस्टम में इतनी पावर नहीं है, ना ही ये इतनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। अब आ जाता है सवाल इंडिया का। इंडिया इनसे कहीं भी दबता नहीं है, ना ही डरता है। अगर डरता तो इस समय डोकलाम मुद्दे पर जो हाथापाई हो रही है वहां पे इंडिया पीछे हट जाता। अगर डर होता तो ऑस्ट्रेलिया के साथ में इन्होंने जो पोर्ट पर इन्होंने जो एक तरीके से पोर्ट का आपस में बदला बदली करी है वो नहीं करते। ऐसे ही अगर अमेरिका या हांगकांग से या चाइना से इंडिया डरता तो बहुत सारे काम नहीं करता। इंडिया चाइना से किसी भी प्रकार से ताकत में कमजोर नहीं है, ये चीज आप जान लीजिए। अब इस पे फिर ऐसा क्या रीजन है क्यों इंडिया क्यों नहीं बोल रहा है, तो यहां पे सिंदर पाल सिंह जो एस रघुनाथन स्कूल के इंटरनेशनल स्टडीज के मेंबर हैं, इनके पास एक ही पॉइंट है। ये कहते हैं कि भारत ने चाइना के साथ पंचशील पैक्ट साइन कर रखा है। पंचशील पैक्ट साइन कर रखा है जिसके आधार पर किसी भी परिस्थिति में भारत जो है चीन के आंतरिक मुद्दों में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर इंडिया इसका सपोर्ट करे तो हो सकता है हांगकांग का नियम पलट जाए, लेकिन क्यों हो ऐसा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वन नेशन टू सिस्टम की पॉलिसी जो चलाई थी वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और इंडिया अकेला एक ऐसा कंट्री बचा है जो पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है और किसी भी इंटरफेरेंस का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो इंडिया के जो फॉरेन एक पॉलिसी एक्सपर्ट है सिंदर पाल सिंह, जो लोग कहते हैं कि एशियन कंट्री तो बेसिकली क्वांड्री पोजीशन में है, वो किसी भी प्रकार से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इंडिया जो है वो किसी भी प्रकार से इंटरफेयर की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। इंटरफेयर की पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करता है। हालांकि एक चीज और भी बता देता हूं, इस पॉइंट को इस प्रकार से भी समझ लीजिएगा कि जब इंडिया में धारा 370 का नियम लागू किया था कश्मीर के मुद्दे पर और कश्मीर की जो ऑटोनॉमस बॉडी था वो खत्म करके अब उसे एक यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया है और सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पर उसे चलना है, एलजी के आधार पर। तो उस परिस्थिति पर चाइना ने कोशिश करी थी बोलने की, लेकिन चाइना ने कहीं पर भी खुलकर भारत का विरोध नहीं किया था। बॉर्डर पर बेशक दोनों के आपस के डिस्प्यूट है, दोनों की आपस की डायलॉगबाजी चल रही है, बिग कॉन्फ्लिक्ट है। अमेरिका और यूएस ने कोशिश करी है इसमें इंटरफेयर करने की, लेकिन दोनों ही देशों ने इसको मना कर दिया है और क्लियर कहा है कि नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी के आधार पर हम अपने मुद्दे खुद सुलझा सकते हैं, किसी दूसरे देश की मदद की आवश्यकता नहीं है। इसी बीच में इंडिया के लिए एक और वर्ड कहना है कि हांगकांग, तिब्बत और शिनजियांग नाम के जो क्षेत्र हैं, इसमें जब चाइना कुछ नहीं बोल रहा है तो इंडिया भी रेसिप्रोकेट की परिस्थिति में कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि आपस में पंचशील पैक्ट जो साइन किया गया था वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चला था और उस परिस्थिति के अंदर ये डिसीजन लिए गए थे कि आंतरिक मामलों में जो भी डिसीजन हो गए वो खुद लिए जाएंगे। इस बीच में भारत ने तिब्बत के जो आपको याद होगा गुरु को सपोर्ट करा था, क्या नाम था, दलाई लामा को, और उस परिस्थिति के अंदर 1962 का युद्ध भी हुआ था। हम ऑलरेडी युद्ध करे बैठे हैं आंतरिक मामलों के अंदर, लेकिन उस समय में हार हुई थी क्योंकि आजादी के बाद भारत एक गरीब देश बन चुका था। अब ऐसा नहीं होने देना चाहता। हार तो नहीं होगी भारत की युद्ध में, लेकिन चीन के साथ युद्ध करके भारत को आगे कोई बेनिफिट भी नहीं मिलने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए भारत जो है चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए
हांगकांग को जैसे ऑटोनोमस से छीना, चीन को अलग, तिब्बत को अलग राज्य देने की डिमांड कर दी गई है। शुरुआत हो चुकी है कि कहीं चीन तिब्बत की तरफ ना बढ़ जाए। तो इस वजह से भारत जो है और आसियान कंट्रीज किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलेंगे, ताकि आपस के मुद्दे खुद सुलझाए जाएं और किसी भी आंतरिक पचड़ों में ना फंसा जाए। इस समय वैसे भी भारत अपने आप को वर्ल्ड फैक्ट्री की तरह बनाना चाहता है और आपस की यूएस और चीन की लड़ाई में उसका मेन मोटिव अपने बेनिफिट को सुधारना, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए देश में कंपनीज को इनवाइट करना ज्यादा जरूरी है लड़ाई के मुकाबले। तो यह भी एक रीजन बन जाता है जिसमें वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहते। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको पर्याप्त रूप से समझ में आ रही होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।